आइए आगे बढ़ते हैं आधुनिक भारत के इस 23वें लेक्चर में। इसके पहले 22 लेक्चर हो चुके हैं। अगर अब तक आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें क्रमबद्ध रूप से आप देख सकते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। तो सब इस 23वें लेक्चर में सबसे पहले हम 1793 के राजलेख यानी चार्टर एक्ट की बात करते हैं। तो अब 1786 तक के अधिनियम तक हमने पिछले लेक्चर यानी 22वें लेक्चर में जिक्र किया था। अब इसके बाद ब्रिटिश संसद का नियंत्रण कंपनी पर धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसके तहत एक चार्टर एक्ट आया 1793 का। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत नियंत्रक मंडल जो था यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। तो इस तरीके से ये 1793 का चार्टर एक्ट रहा। इसके बाद से 1793 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था की गई प्रत्येक 20 वर्ष बाद एक चार्टर एक्ट आएगा। इसी के तहत 1813 में अगला चार्टर एक्ट आता है, जिसके तहत कंपनी का व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया, केवल चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। यानी अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार कर सकती थी, बशर्ते वह चाय के व्यापार और चीन के साथ होने वाले व्यापार में सम्मिलित नहीं हो सकती थी। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की इजाजत मिल गई, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का उपबंध किया गया। हालांकि अगले 20 वर्ष तक यह पैसा खर्च नहीं हो सका और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत यह पैसा पहली बार उपयोग में आया। इसके अलावा स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया और कंपनी द्वारा गवर्नर जनरल, गवर्नरों व प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति के समय ब्रिटिश सम्राट से स्वीकृति लेना अब अनिवार्य कर दिया गया। तो इस तरीके से जो कलकत्ता, बंबई और मद्रास सरकार थे वो अगर कोई भी विधि या नियम बनाते हैं तो उसके लिए ब्रिटिश संसद का अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। तो ये 1813 का राजलेख। इसके बाद पुनः 20 वर्ष बाद अगला राजलेख आता है 1833 का, यानी 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार इस राजलेख द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का परिषद सहित अधिकार प्रदान कर दिया गया, लेकिन नियंत्रक मंडल इस कानून को अस्वीकृत कर स्वयं कानून बना सकता था। इसके अलावा आपको यहाँ बताना जरूरी है कि जो गवर्नर जनरल अधिनियम बनाता था यानी कानून बनाता था उसे अब तक विनियम कहा जाता था, लेकिन अब इसे अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। यानी अगर प्रश्न पूछे गवर्नर द्वारा पारित कानून को कब से अधिनियम कहा जाने लगा, तो 1833 के राजलेख या चार्टर एक्ट द्वारा। इसके पहले क्या कहा जाता था? विनियम। इस तरीके से बंबई और मद्रास की विधि निर्माण की जो शक्तियां थी वो समाप्त कर दी गई। अंग्रेजों को इस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने व व्यापार की भी स्वतंत्रता दी गई। इसके अलावा विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। उसे केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, वह मतदान नहीं कर सकता था। एक यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो 1834 में इस अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। तो यहाँ एक बात और बताना जरूरी है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला विधि आयोग का जो गठन किया गया वो 1955 में किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो एम सीतलवाड़ थे। यही भारत के प्रथम महान्यायवादी भी बने थे। इसी अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, इस जो कि 1843 में लॉर्ड एलन बरो द्वारा जिसे दास प्रथा को समाप्त किया गया या उन्मूलन किया गया। इसके बाद से इस अधिनियम द्वारा ये तय हुआ कि कंपनी द्वारा सरकारी पदों में धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। हालांकि इसका अनुपालन कितना हुआ ये ब्रिटिश सरकार भी जानती है और ये भारतीय इतिहास भी जानता है।
तो यह अधिनियम की जो धारा थी 87 के तहत ये प्रबंध किया गया था। प्रश्न पूछे कि किस अधिनियम की किस धारा के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराने का उपबंध किया गया, तो धारा 87 के तहत। इसके अलावा इस राजलेख द्वारा लॉर्ड मैकाले के साथ साथ अन्य जो चिंतक थे जैसे जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल, इन सबका इस अधिनियम पर यानी इस राजलेख पर इस चार्टर एक्ट पर प्रभाव दिखाई देता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत किस अधिनियम या किस चार्टर एक्ट द्वारा दिखाई देता है, तो ये 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा दिखाई देता है। तो ये सारी बातें रही चार्टर एक्ट 1833 की। इसके बाद आता है पुनः 20 साल बाद 1853 का राजलेख। तो 1853 का जो राजलेख यानी चार्टर एक्ट रहा, इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। तो इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद यानी ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। अगर प्रश्न पूछे कि सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस एक्ट के तहत लागू किया गया, तो 1853 के एक्ट के तहत। इसके अलावा विधान परिषद का प्रमुख कार्य क्या था? देश के लिए विधि यानी कानून बनाना था। लेकिन इस विधि को अधिनियम बनने के लिए यानी एक्ट बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। वीटो यानी अगर चाहे तो वो इस पर इजाजत न दे, जैसे वर्तमान राष्ट्रपति की स्थिति है। इसी तरीके से बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। अब तक कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति की नामजदी के आधार पर हो जाती थी, लेकिन अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आधार बनाया गया। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का भी अधिकार 1853 के राजलेख द्वारा प्रदान किया गया। इसके अलावा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम कर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। तो विधि सदस्य, इस अधिनियम द्वारा ये भी प्रबंध किया गया कि जो विधि सदस्य था उसे अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो इस तरीके से 1853 का राजलेख भारतीय शासन यानी ब्रिटिश कालीन इतिहास में अंतिम चार्टर या राजलेख के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। मैंने सभी राजलेख की चर्चा की। अब अगले लेक्चर में मैं भारत सरकार अधिनियम 1858 पर चर्चा करूंगा, जो कि 1857 की क्रांति के बाद यह अधिनियम आता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अब तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए। आप नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल बटन को दबाना न भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।